स्वागत है। आज हम देखने वाले 10th क्लास का बुक विज्ञान है, जिसमें आज हम तीसरा चैप्टर को देखेंगे। तीसरा अध्याय को परमाणु और अणु के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या दिया है? एटम एंड मोलिक्यूल्स, परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। ये एनसीईआरटी का बुक है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव का ज्ञात एवं अदृश्य रूप में सदैव चकित होते रहे। पदार्थ विभाज्यता के मत के बारे में भारत बहुत पहले से लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। मैंने कहने का मतलब पदार्थ का है, व्हाट इज परमाणु और अणु। तो पदार्थ के बारे में पहले भारतीय दार्शनिक ने, भारतीय ग्रीक फिलोसोफर ने द्रव के बारे में बताया गया था, कि विभाज्यता के मत के बारे में दिया गया था। चलिए इसको चलो। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादन किया था कि यदि हम द्रव माने पदार्थ को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा था, तो वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद हुए, एक टुकड़ा से टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, लास्ट में ऐसा स्थिति आएगा कि अब वो विभाज्य नहीं हो पाएगा। उसी को अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुआ कात्यामा ने इस मत को विस्तारित रूप से समझाया था तथा कहा कि ये कण समांतर सूक्ष्मतम रूप में पाए जाते हैं। क्या है? कण सूक्ष्मतम रूप पाए जाते हैं, जो हमें द्रव के विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। किसने कहा? कैमाच ने, कि द्रव में भिन्न भिन्न रूपों में से प्राप्त होते हैं, प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं यूलिपियस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने अविभाज्य का कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों को बेहतर सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। जो भी दार्शनिक है तो सभी बोल रहे हैं कि एक ऐसा स्थिति आएगा कण की कि अब उससे छोटे पार्टिकल्स में कण नहीं बन सकते। अब देखिए कब तक, ये 18वीं शताब्दी तक थे। 18वीं शताब्दी के बाद क्या होता है? चलिए एक वैज्ञानिक आते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में तक वैज्ञानिकों ने तत्वों के एवं अवयवों के बीच भेद को समझाया तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने की इच्छा हुई कि तत्व के तथा युग क्यों संयोग करते हैं तथा जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। कहना के देख लीजिए, मैंने तत्व 118 का कुल तत्व है। टोटल तत्वों की संख्या 118 होता है। अब तक वैज्ञानिक अथवा एल्स लाविनिस ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को प्रस्तावित किया, जिसने रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण आधार प्राप्त किया। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। उसी से पहले जो इतना पढ़ा तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या मैंने 18वीं शताब्दी तक पहले बोला जाता था कि कण एक अविभाज्य है। मैंने एक स्थिति आएगी कि छोटे कण से छोटे कण, छोटे कण से छोटे कण की स्थिति में कण ऐसा स्थिति आएगा जिससे फिर विभाज्य में टूट नहीं सकता, उससे छोटा नहीं हो सकता। अब वैज्ञानिक ने अथवा लावेजियस ने संयोजन के नियम के बारे में बताया। एक पढ़ते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम लावेजियस एवं जोसेफ एल फ्राउंस
में बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित रूप प्रतिपादित किया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, मान जो भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, तब क्या द्रव्यमान में परिवर्तन होता है? इसको समझेंगे। एक्टिविटी क्रियाकलाप, इन्हीं एक्स और वाई रसायनों को एक युग्म लीजिए। ये क्या है? एक्स में और वाई में हो गया। कॉपर सल्फेट, या सोडियम कार्बोनेट, बेरिलियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। एक्स और वाई युगलों के बीच सूची में से किसी एक युगल के रसायनों को अलग अलग 50 मिलियन जल में तैयार कीजिए। तो तैयार युगलों को बिलियनों में से वाई के बिलियन, कुछ मात्रा को एक संघकार फ्लास्क में लीजिए। एक्स के बिलियन में कुछ मात्रा को जलन नली में लीजिए। जलन नली के बिले युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों बिलियन परस्पर न हो। पश्चात पार्सल के मुख पर एक कर्क चित्र 3.1 की भांति लगाइए। कर्क डोरी शंक्वाकार फ्लास्क, छोटी जलन नली, एक्स बिलियन और वाई बिलियन। वाई के बिलियन संयुक्त संस्कार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के बिलियन युक्त जलन जल रही है। कहने का मतलब यह है, एक्स जो है इसमें डूबा हुआ है, किसमें? वाई के बिलियन में, तभी इसके ऊपर जल रही है। अंत वस्तु पास्कल को सावधानीपूर्वक तौल लीजिए। अब पास्कल को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे एक्स और वाई बिलियन परस्पर मिश्रित हो जाए। अब इस पास्कल को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार पास्कल में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? पास्कल के मुख पर कर्क क्यों लगाते हैं? कर्क माने इसको बंद करते हैं। हाँ, क्या पास्कल के द्रव्यमान तो कोई परिवर्तन हुआ है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता, न ही विनाश किया जाता है। ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया हो रही है, न तो द्रव्यमान का सृजन, न ही द्रव्यमान उसमें सृजन किया जाता है, नहीं विनाश किया जाता है। अगर कोई भी तत्व को अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें द्रव्यमान, जिसे एक की जगह एक ही रहेगा, में कोई द्रव्यमान नहीं इसमें बढ़ेगा और नहीं द्रव्यमान घटेगा। ये हाईलाइट करके समझ लीजिए। स्थिर अनुपात का नियम। लवारियस एक अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी भी इसे बनाया हो। कहने का मतलब यह है कि यौगिक जब भी बनेगा तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर निर्मित होता है। और इसमें समझ लीजिए कि जिस तत्व का अनुपात जितना है हमेशा उतना ही रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होता है। चलिए इसको समझने के लिए हम इस चाल समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यौगिक किसको बोलेंगे हम? जो तत्वों से मिलकर बना है उसे हम यौगिक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए जल, तो जल का क्या सूत्र हो गया? H2O। क्या हो गया? H2O। इसमें H और O दो तत्व अणु इसमें मिलकर बना है, तो हम क्या इसको बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। तो इसको समझिए, तो हम अनुपात पर हम समझें। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यानी H का अनुपात 1 और ऑक्सीजन का भाग 8, माने इतना 1:8 होता है। H हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 होता है। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, मतलब नदी का जल, कोई भी जल ले लीजिए,
पीने वाला जल इतना ही अनुपात रहेगा। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इस प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन द्रव्यमान के सदैव 14:3। चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई अथवा किसी प्रकार स्रोत से ली गई हो। उपयुक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम का व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो निश्चित अनुपात प्राउस्ट ने इस नियम को प्रकार से व्यक्त किया कि इसको पढ़ते हैं। स्थिर का नियम, स्थिर अनुपात का नियम ये प्राउस्ट ने क्या कहा, इस प्रकार व्यक्त किया। किसी भी युग्म में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसको जान लीजिए। स्थिर अनुपात का नियम किसने बताया? प्राउड ने कहा कि किसी भी युग्म में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जॉन डाल्टन का, अब इसको बारे में पढ़ लेंगे हम। वैज्ञानिक जी जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। जब 12 वर्ष की थी तभी 7 साल बाद वो एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 ईस्वी में जॉन डाल्टन कॉलेज में गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। मैनचेस्टर शहर है। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया, माने एजुकेशन और रिसर्च में। सन 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। माने जॉन डाल्टन साहब ने किसके बारे में? परमाणु के सिद्धांत के बारे में उन्हें बताया। इसको आगे हम पढ़ेंगे, दे दिया बीच में, ठीक है, परिचय करा दिया। वैज्ञानिक की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव को विभाज्यता के विचार पर प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिक माना जाता था कि ग्रीक दार्शनिकों द्वारा द्रव के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, मैंने छोटा से छोटा कण उसका अविभाज्य है, जिसे परमाणु नाम दिया था। किसने दिया था? फिलोसोफर ने, मैंने दार्शनिकों ने। डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन भी परमाणु कहा उसको। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्त संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। किसने कहा? डाल्टन ने कहा। परमाणु कहते हैं, इसको हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत को विवेचना के नियम प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं। सभी द्रव इसमें परमाणु है, छोटे छोटे कण हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। परमाणु जो अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, जो रासायनिक प्रक्रिया में न तो सृजन होते हैं और न ही विनाश होते हैं। परमाणु दिए गए तत्वों में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसने किसने? डाल्टन कहा रहा है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मान अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और एवं रासायनिक गुणधर्म माने प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं।
किसी भी यौगिक में परमाणु की अपेक्षा किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या पर एक प्रकार निश्चित होते हैं। अब आप अगले अध्याय में एक अध्ययन करेंगे कि परमाणु और भी छोटे छोटे कण में विद्यमान होते हैं, जिसे आप और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके अगले चैप्टर में बताया जाएगा। इसमें अभी तक इतना ही है और आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद है अभी इसी चैप्टर में परमाणु क्या है, तो हम अगले वीडियो में बना देंगे। तब तक के लिए इतना वीडियो हो गया लगभग। छोटे छोटे वीडियो में हम इसको चैप्टर को छोटे छोटे वीडियो में बनाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद।